हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 12। ठीक है। इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए प्रीवियस ईयर जीके और जीएस के क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में टोटल आपके होंगे 40 क्वेश्चन और आप इस सेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशनों में जिनमें कई टैब होते हैं जैसे ब्राउजर या एमएस वर्ड, कंट्रोल प्लस टैब क्या करता है? तो ये जो इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है नया टैब खोलता है, दूसरा है वर्तमान टैब बंद करता है, तीसरा आपका ऑप्शन है अगले टैब पर जाता है और चौथा है कि टैब को रिफ्रेश करता है। तो जो कंट्रोल प्लस टैब का यूज होता है वो आपका यूज होता है कि अगले टैब पर जाता है। ठीक है, यानी कि सेम एप्लीकेशन में ये टैब को स्विच करता है। कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग किसी एप्लीकेशन जैसे कि ब्राउज़र, एमएस वर्ड या फिर एक्सेल आदि में अगले टैब पर जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग पिछले टैब पर वापस आने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। कंट्रोल प्लस टी नया टैब खोलने के लिए और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वर्तमान टैब बंद करने के लिए उपयोग होता है। ये शॉर्टकट मल्टीटास्किंग और काम की गति बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला है? तो जो ये है आपका बित्रा। ठीक है। बित्रा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या मात्र 271 थी। ठीक है। बित्रा द्वीप पर एक छोटा मंदिर और एक मस्जिद दोनों हैं जो यहाँ की धार्मिक एकता को दर्शाते हैं। लक्षद्वीप समूह में कुल 30 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 10 द्वीप आबाद यानी कि इनहैबिटेड है, यानी कि पे लोग रहते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो ये है आपकी इसकी राजधानी कवरत्ती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस सूची में सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? पहला आपका ऑप्शन है समवर्ती सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है अवशिष्ट शक्तियां और चौथा ऑप्शन है संघ सूची। तो जो सही जवाब है ये है आपका राज्य सूची। ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची यानी कि 7 शेड्यूल में 3 सूचियां शामिल हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है। सहकारी समितियां राज्य सूची यानी कि एंट्री नंबर 32 में आती हैं और 97वें संविधान संशोधन जो कि किया गया था वर्ष 2011 में, इसके तहत सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी और भाग 9 बी में जोड़ा गया है। ठीक है। यह संशोधन राज्यों में सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक संचालन और स्वायत्तता को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, खेती योग्य भूमि पर पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए कृषि वनीकरण की परिकल्पना किस नीति की सिफारिश पर की गई थी? पहला है आपका ऑप्शन पौधे प्रजातियों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, दूसरा है राष्ट्रीय कृषि वनीकरण नीति 2019, तीसरा है राष्ट्रीय वन नीति 2018 और चौथा है राष्ट्रीय कृषि वनीकरण नीति 2014। जो सही जवाब है ये है आपका राष्ट्रीय कृषि वनीकरण नीति 2014। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि वनीकरण नीति 2014 भारत की पहली ऐसी नीति थी जिसने कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को औपचारिक रूप से प्रोत्साहन दिया था। ठीक है। इसका उद्देश्य था, पहला आपका किसानों की आय बढ़ाना, दूसरा मिट्टी और जल संरक्षण करना। ठीक है। और तीसरा था आपका कार्बन संचयन यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना। ठीक है। इस नीति को कृषि मंत्रालय ने तैयार किया था और जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री है इसका अर्थ होता है खेती और वृक्षारोपण को एक साथ करना, जिससे पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को झूम कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है असम में। झूम खेती एक स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का रूप है जो मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। यह प्रथा असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा जैसे राज्यों में प्रचलित है। इसमें किसान जंगल का एक हिस्सा साफ करके पेड़ों को जलाकर यानी कि स्लैश एंड बर्न मेथड के द्वारा अस्थायी रूप से फसल उगाते हैं। कुछ वर्षों बाद जब मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है। यह खेती मिट्टी कटाव यानी कि सॉइल इरोजन और वन विनाश यानी कि डिफॉरेस्ट्रेशन जैसी समस्याएं को जन्म देती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट टाइप करके कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की अनुमति देते हैं? तो जो सही जवाब है ये है आपका कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, नंबर और कमांड टाइप करके कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। यह QWERTY लेआउट में बना होता है। सबसे सामान्य लेआउट इसको माना जाता है, QWERTY लेआउट को। ठीक है, इनपुट डिवाइस के अन्य उदाहरण है माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और वेबकैम। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है आपके मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ठीक है, और कीबोर्ड के प्रकार कौन क्या क्या होते हैं? एक है आपका मेम्ब्रेन कीबोर्ड, दूसरा है मैकेनिकल कीबोर्ड और आपका तीसरा है वायरलेस या फिर ब्लूटूथ कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, संतुलित अभिक्रिया 2Al + 3Cl2 जिससे आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है 2AlCl3 में एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड का मोल अनुपात क्या है? ठीक है, तो जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो सही जवाब है ये है आपका 2:2 का। इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम क्लोराइड का मोल अनुपात 2:2 है, जिसे सरल करके 1:1 भी लिखा जा सकता है। संतुलित रासायनिक समीकरण जो दिया गया है इसमें एल्यूमिनियम और क्लोरीन मिलकर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। मोल अनुपात से हमें यह पता चलता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद कितनी मात्रा में शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मल्टी कोर प्रोसेसर वाले कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करें। समान क्लॉक स्पीड वाले सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में कई स्वतंत्र कार्यों को एक साथ निष्पादित करते समय कई कोर होने का मुख्य लाभ क्या है? पहला है ऑप्शन आपके लिए संपूर्ण सिस्टम की बिजली खपत में कमी, दूसरा है सिस्टम की मुख्य मेमोरी की क्षमता में वृद्धि, तीसरा आपका ऑप्शन है कई अलग अलग प्रक्रियाओं को एक साथ संभालने और निष्पादित करने की बेहतर क्षमता, और चौथा है एक ही भारी थ्रेड वाले एप्लीकेशन को निष्पादित करने की गति में वृद्धि। तो जो इसका मुख्य लाभ है कई कोर होने का, यह है आपका कई अलग अलग प्रक्रियाओं को एक साथ संभालने और निष्पादित करने की बेहतर क्षमता। ठीक है, आपका जो सिंगल कोर होता था उस प्रोसेसर में एक ही कार्य एक बार में होता था, उसके बाद आपका आया डुअल कोर और अब चलता है आपका क्वाड कोर या फिर ऑक्टा कोर। ठीक है, जो कि आपका मल्टी कोर है। मल्टी कोर प्रोसेसर में एक ही चिप पर एक से अधिक प्रोसेसिंग कोर होते हैं। प्रत्येक कोर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, जिससे एक समय में कई टास्क को एक साथ चलाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर डुअल कोर 2 कोर उसमें लगे होते हैं, क्वाड कोर में 4 कोर होते हैं और ऑक्टा कोर में 8 कोर होते हैं। ठीक है, इसका लाभ क्या होता है? मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस बढ़ती है, रिस्पांस टाइम कम होता है, ओवरऑल प्रोसेसिंग एफिशिएंसी बढ़ती है, जबकि सिंगल कोर प्रोसेसर एक समय में केवल एक कार्य को ही निष्पादित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम के संदर्भ में जैसे जैसे आप रजिस्टर से द्वितीयक स्टोरेज की ओर बढ़ते हैं, अभिगम गति और प्रति बिट लागत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः सही है? आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं, पहला है अभिगम गति घटती है और प्रति बिट लागत बढ़ती है, दूसरा है अभिगम गति बढ़ती है और प्रति बिट लागत घटती है, तीसरा है अभिगम गति बढ़ती है और प्रति बिट लागत बढ़ती है, और चौथा है अभिगम गति घटती है और प्रति बिट लागत बढ़ती है। तो जो इन कथनों में से सही है वो है आपका अभिगम गति घटती है, यानी कि जो एक्सेस स्पीड है वो कम होता है, और प्रति बिट लागत क्या होता है, यानी कि जो कॉस्ट पर बिट है वो घटती है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम यानी कि जो हिरार्की होती है ये होती है आपका रजिस्टर, फिर कैच, फिर आपका होता है मेन मेमोरी, और तब होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी जिसके अंतर्गत आता है आपका हार्ड डिस्क और SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, जैसे जैसे हम रजिस्टर से सेकेंडरी स्टोरेज की ओर बढ़ते हैं स्पीड घटती है। ठीक है, कॉस्ट पर बिट यानी कि प्रति बिट लागत भी घटती है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, रजिस्टर्स की जो कैपेसिटी होती है ये आपका बिट में होता है, और जो आपका सेकेंडरी डिवाइसेस यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं इनका टेराबाइट तक आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है ये होता है। ठीक है, रजिस्टर सबसे तेज होते हैं क्योंकि वे सीधे CPU के भीतर होते हैं, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर SSD सबसे धीमी होती है लेकिन बड़ी मात्रा में डेटा रखती है। ठीक है, इस क्रम को याद रखें, जो सबसे फास्टेस्ट है ये है आपका रजिस्टर, तब आता है आपका कैच, तब आता है आपका रैम। ये तीनों क्या है? ये तीनों CPU का पार्ट CPU में लगे होते हैं। ठीक है,
हार्ड डिस्क ड्राइव बाहर होता है, ऑप्टिकल डिस्क बाहर होता है और मैग्नेटिक टेप भी बाहर होता है, जो कि सबसे होता है आपका स्लोएस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता है? तो जो आपका मेल दिया गया है, आपका पहला ऑप्शन है लुसाई विद्रोह, जो कि असम से मेल दिया गया है। दूसरा है हेरका आंदोलन, जो कि पश्चिम बंगाल से दिया गया है। तीसरा है कोल विद्रोह झारखंड से और चौथा है रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र से। जो सही सुमेलित नहीं है ये है आपका हेरका आंदोलन पश्चिम बंगाल से। ठीक है, हेरका आंदोलन आपका इसका नागालैंड में इसकी शुरुआत की गई थी। यह आंदोलन रानी गाइदिनलिउ और जादोनांग ने किया था। इसका उद्देश्य था पारंपरिक नागा धर्म और संस्कृति की रक्षा करना, ब्रिटिश शासन और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव का विरोध करना। और हेरका आंदोलन बाद में रानी गाइदिनलिउ के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ गया था। अन्य विद्रोह के जो सही स्थान है ये है आपका लुसाई रिवोल्ट का असम, कोल रिबेलियन का झारखंड और रामोसी रिबेलियन का महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराज्य सरकारी समितियों के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? पहला है आपका ऑप्शन राज्य विधानमंडल के पास, दूसरा है जिला कलेक्टर, तीसरा है उच्च न्यायालय और चौथा है संसद। जो सही जवाब है ये है आपका संसद के पास। बहुराज्य सरकारी समितियां यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वे होती हैं जो एक से अधिक राज्यों में कार्य करती हैं। इन पर संसद का अधिकार होता है क्योंकि ये राज्य सीमाओं को पार करती हैं। इन्हें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है, जबकि राज्य सहकारी समितियों के लिए कानून राज्य विधानमंडल बनाती है। भारत के संविधान में सहकारी समितियों के संबंधित प्रावधान 97वें संविधान संशोधन जो कि किया गया था वर्ष 2011 में इसके द्वारा जोड़े गए थे और अनुच्छेद 43 बी इसके द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें सहकारिता को प्रोत्साहन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और भाग नंबर 9 बी जोड़ा गया था जिसमें सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी इमारत हुआ करती थी? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके कटरा, पूल, सराय और दीवाने खास। तो जो सही जवाब है ये है आपका दीवाने खास। दीवाने खास आपका निजी इमारत हुआ करती थी इस्लामी शासकों के शासनकाल के दौरान। दीवाने खास मुगल शासकों की निजी सभा यानी कि प्राइवेट ऑडियंस हॉल होती थी। इसमें बादशाह अपने राजकीय मंत्रियों, दरबारियों और विशेष अतिथियों से निजी रूप से मिलते थे। प्रसिद्ध उदाहरण की बात करें तो लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है और फतेहपुर सीकरी में बने दीवाने खास। ठीक है, यहाँ शाही नारा लिखा हुआ मिलता है जो कि है आपका अगर फिरदौसी बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है यही है यही है। दीवाने आम इसके विपरीत एक सार्वजनिक सभा होती थी जहां बादशाह आम जनता की शिकायतें सुना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों ने भारत के किस भाग पर प्रभुत्व जमाया? तो ये आपका जमाया था दक्षिण के पठार पर। राष्ट्रकूट वंश का शासन 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में रहा, जिसकी राजधानी थी मान्यखेट जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रमुख शासक की बात करें राष्ट्रकूट वंश की तो ये थे आपके दंती दुर्ग। ठीक है, इसके संस्थापक थे। और कृष्ण फर्स्ट जो कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। और तीसरा आपके अमोघवर्ष फर्स्ट थे जो कि विद्वान शासक थे और कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ इन्होंने लिखा था। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने गुज्जर प्रतिहारों और पालों से मिलकर त्रिपक्षीय संघर्ष किया था जो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने परामर्शी स्वरूप में भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानी जाती है डैश। ठीक है, पहला आपका स्टेटमेंट दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निरस्त की जा सकती है। दूसरा राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। तीसरा है केवल आर्थिक मामलों तक सीमित होती है और चौथा है सिर्फ सुझात्मक और गैर बाध्यकारी होती है। तो जो सही जवाब है ये है आपका राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है, वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, यह प्रावधान संसदीय शासन प्रणाली का मूल तत्व है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार करे, लेकिन वह एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है कोई भी बिल। ठीक है, यदि मंत्रिपरिषद वही सलाह पुनः देती है तो राष्ट्रपति को इसे स्वीकार करना अनिवार्य है।
अगला क्वेश्चन है अरावली और विंध्य पर्वतमाला श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये है आपका मालवा का पठार। मालवा पठार भारत के मध्य भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके उत्तर में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला स्थित है। मुख्य नदियां की बात करें तो ये है आपके चंबल, काली सिंध, पार्वती और बेतवा नदी। ठीक है। प्रमुख शहर की बात करें तो ये आपका आता है इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और मंदसौर। ठीक है। यह पठार ज्वालामुखीय उत्पत्ति यानी कि वोल्केनिक ओरिजिन का है, इसलिए इसकी मिट्टी काली मिट्टी है। और मालवा का पठार कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नहीं है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तीसरा है कृषि और पशुपालन का संगठन। और चौथा है अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का भी प्रावधान दिया गया है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान है और कृषि और पशुपालन का भी प्रावधान दिया गया है। ठीक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक फैली हुई हैं। ठीक है। इसका उद्देश्य राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन देना है। भाग 4 में उल्लेखित प्रमुख प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 39 में समान वेतन, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 45 आपका बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जिसके तहत अब 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें कृषि और पशुपालन का संगठन की बात की गई है। और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान है। ठीक है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का उल्लेख भाग आपका 17 में है। यह राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। आपका जो पार्ट नंबर 17 है, जिसमें अनुच्छेद आते हैं आपका 343 से लेकर 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य कर सकता है? पहला है आपका ऑप्शन टच स्क्रीन, दूसरा है माइक्रोफोन, तीसरा है प्रोजेक्टर और चौथा है स्कैनर। जो सही जवाब है ये है आपका टच स्क्रीन। ठीक है। टच स्क्रीन एक ऐसा उपकरण है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह काम करता है। आउटपुट की बात करें तो स्क्रीन पर विजुअल डिस्प्ले दिखाना आउटपुट का कार्य होता है और इनपुट का उपयोगकर्ता द्वारा स्क्रीन को छूकर आदेश देना, ठीक है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस देना, ये इनपुट का काम होता है। इसका प्रयोग स्मार्टफोन, एटीएम मशीन, टैबलेट, पीओएस मशीन, कियोस्क आदि में किया जाता है। ठीक है। यह कैपेसिटिव और रजिस्टिव टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। अन्य डुअल फंक्शन डिवाइस की बात करें तो एक है आपका मॉडेम, जिसको कहा जाता है मॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेटर। ये भी एक डेटा इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन को किस रूप में माना जाता है? पहला आपका ऑप्शन है कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति। दूसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित कार्यकारी आदेशों की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठाने की न्यायपालिका की शक्ति। तीसरा है आपका ऑप्शन राष्ट्रपति की स्वीकृति से पहले सभी विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति। और चौथा है विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठाने की न्यायपालिका की शक्ति। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को जो माना जाता है ये आपका माना जाता है कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति के संबंध में। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी कानून या कार्यकारी आदेश की संविधान के अनुरूपता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जांच करे। ठीक है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे अमान्य यानी कि वॉइड घोषित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। यह सिद्धांत भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल नंबर 13 है जो कि असंवैधानिक कानून शून्य होगा। ठीक है। इससे संबंधित है। अनुच्छेद 32 और 226 आपका मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायालयों का अधिकार इसमें दिया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण मामला की बात करें
तो ये है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला वर्ष 1973 में। इसमें कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कॉन्वॉय प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित होता है, जहां एक लंबी प्रक्रिया पीछे की छोटी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध कर देती है। पहला आपका ऑप्शन है सबसे छोटी प्रक्रिया पहले, दूसरा है पहले आओ पहले पाओ, तीसरा है प्राथमिकता शेड्यूलिंग और गैर पूर्वग्रहणीय, चौथा आपका ऑप्शन है राउंड रॉबिन। ठीक है, तो जो सही जवाब है ये है आपका पहले आओ पहले पाओ। ठीक है। एफसीएफएस शेड्यूलिंग में प्रक्रियाएं आने के क्रम में सीपीयू प्राप्त करती हैं। यदि कोई लंबी प्रक्रिया पहले आती है तो वह सीपीयू को लंबे समय तक रोकती है। इससे छोटी प्रक्रियाएं इंतजार में फंस जाती हैं। इस स्थिति को ही कॉन्वॉय इफेक्ट कहा जाता है। एफसीएफएस एल्गोरिथम की विशेषताएं क्या क्या हैं? एक है आपका नॉन प्रिम्पटिव यानी कि एक बार शुरू होने पर बीच में रोकी नहीं जा सकती है। लागू करना आसान लेकिन इनएफिशिएंट फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। ठीक है। अन्य एल्गोरिथम की बात करें तो एक है आपका एसजेएफ यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, न्यूनतम औसत प्रतीक्षा समय इसमें होता है। ठीक है। दूसरा है आपका राउंड रॉबिन, इसमें टाइम स्लाइस के आधार पर मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त होता है। और आपका तीसरा है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जिसमें आपका प्राथमिकता के अनुसार पर सीपीयू का आवंटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी अनुमति नहीं है? पहला है आपका पंजीकरण, दूसरा है द्वितीय नागरिकता, तीसरा है वंश आधारित नागरिकता और चौथा है नागरिकता प्राप्ति। जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 डुअल सिटीजनशिप। भारत में डुअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं है। नागरिकता प्राप्त करने के 4 प्रमुख तरीके हैं। एक है आपका जन्म द्वारा यानी कि बाय बर्थ, दूसरा है वंश आधार पर, तीसरा है पंजीकरण द्वारा और चौथा है नागरिकता ग्रहण द्वारा। ठीक है। संबंधित अधिनियम की बात करें तो ये है आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955। भारत में नागरिकता केवल एक देश की ही हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारतीय नागरिकता खो देता है। 2003 में इस अधिनियम में संशोधन कर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की व्यवस्था लाई गई, लेकिन यह पूर्ण नागरिकता नहीं है। द्वितीय नागरिकता का प्रावधान केवल कुछ देशों में है जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 1946 में नोआखली क्यों गए थे? पहला आपका ऑप्शन है ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन आयोजित करने के लिए, तीसरा आपका ऑप्शन है सांप्रदायिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए और चौथा है बंगाल अकाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए। तो जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी आफ्टर रिलीजियस वायलेंस। ठीक है। नोआखली अब बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ 1946 में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हुए थे। महात्मा गांधी वहाँ शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए गए थे। उन्होंने गांव-गांव जाकर अहिंसा, एकता और भाईचारे का संदेश दिया था। गांधी जी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उन्होंने वहाँ कोई राजनीतिक भाषण नहीं दिया बल्कि लोगों से सीधा संवाद किया। ठीक है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो यह गांधी जी का अंतिम प्रमुख जन आंदोलन था। उन्होंने वहां शांति यात्रा चलाई थी। नोआखली की घटनाओं ने महात्मा गांधी जी को भारत विभाजन की संभावित त्रासदी का एहसास करा दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की? तो जो अधिनियम है ये है आपका भारत शासन अधिनियम 1858 का। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित की गई। अब भारत का प्रशासन ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है। भारत में गवर्नर जनरल का पद बदलकर वाइसराय कर दिया गया। भारत के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त किया गया था। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह यानी कि जो सिपाही विद्रोह था उसके बाद लागू हुआ था। और पहले वाइसरॉय कौन बने थे? ये बने थे आपके लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के बाद 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच निम्नलिखित में से किस शासक ने शासन किया? ऑप्शंस दिए गए हैं बिंदुसार, संप्रति, देववर्मन और अशोक। जो सही जवाब है ये है आपका बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और अशोक के पिता थे। उनका शासनकाल मौर्य साम्राज्य के विस्तार और अस्थायित्व का काल था। यूनानी लेखक टालमे और प्लिनी ने बिंदुसार को अमित्रोकेट्स यानी कि शत्रु विनाशक कहा है। ठीक है।
बिंदुसार का राज्य दक्षिण में मद्रास यानी तमिलनाडु तक फैला था। उनके दरबार में यूनानी दूत टाइमेकस आया था। उन्होंने जैन और अजीविक परंपरा को भी संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था? तो इन्होंने लिखा था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने दो प्रमुख समाचार पत्र निकाले थे। एक था आपका केसरी जो कि मराठी भाषा में था, और दूसरा था आपका द मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय चेतना और स्वराज आंदोलन को बल दिया। तिलक को लोकमान्य की उपाधि जनता ने दी थी। उन्होंने नारा दिया, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन 1916 की स्थापना की। अनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग का नेतृत्व किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद भारत के औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला आपका ऑप्शन है, कई उद्योगों पर अनिवार्य लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई। दूसरा है, कई उद्योग जो केवल सरकार के लिए आरक्षित थे उन्हें आरक्षण से मुक्त किया गया था। और तीसरा है, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं पर कोटा और मूल्य नियंत्रण था। ठीक है। तो जो इनमें से जो सही नहीं है ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नई आर्थिक नीति तीन स्तंभों पर आधारित थी। पहला था आपका उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा था आपका वैश्वीकरण। गलत कथन की बात करें तो ये है आपका औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं पर कोटा और मूल्य नियंत्रण था। यह गलत है क्योंकि 1991 के बाद कोटा प्रणाली समाप्त कर दी गई थी। औद्योगिक लाइसेंसिंग अधिकांश उद्योगों से हटा दी गई। एमआरटीपी अधिनियम यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट में संशोधन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार को तोड़ा गया और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई गई। परिणाम स्वरूप जीडीपी वृद्धि दर में तेजी आई और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर फिनॉल के उत्पादन की प्राथमिक औद्योगिक प्रक्रिया कौन सी है और इस प्रक्रिया में कौन सा मध्यवर्ती पदार्थ प्रयुक्त होता है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है टाउ प्रोसेस और टॉल्विन। दूसरा है रेसिंग प्रक्रिया और क्लोरोबेंजीन। तीसरा आपका ऑप्शन है क्यूमिन प्रक्रिया और क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। और चौथा है हॉक प्रक्रिया और बेंजीन। तो जो सही जवाब है ये है आपका क्यूमिन प्रोसेस और क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है। विश्व स्तर पर फिनॉल का प्रमुख औद्योगिक उत्पाद क्यूमिन प्रक्रिया से किया जाता है। इसमें बेंजीन यानी कि C6H6 को और प्रोपेलिन की अभिक्रिया से क्यूमिन बनता है। क्यूमिन को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत कर क्यूमिन पर हाइड्रोपरऑक्साइड बनाया जाता है जो फिर अपघटित होकर फिनोल और एसेटोन देता है। ठीक है। यह प्रक्रिया हॉक प्रोसेस के नाम से भी जानी जाती है। बाई प्रोडक्ट इसमें होता है आपका एसेटोन, जिसे भी औद्योगिक रूप से उपयोग में लाया जाता है। फिनॉल का प्रयोग प्लास्टिक यानी कि बेकेलाइट, नायलॉन और एस्प्रिन आदि में होता है। पहले डाउ प्रोसेस और टेस्टिंग प्रोसेस का उपयोग होता था, पर अब यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उड़ीसा राज्य के खंडगिरी में कौन सी गुफा 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है? पहला आपका ऑप्शन है त्रिशूल गुफा, दूसरा है हाथी गुफा, तीसरा है आपका अंबिका गुफा और चौथा है बारह भुजी गुफा। जो है ये है आपका त्रिशूल गुफा। त्रिशूल गुफा उड़ीसा के खंडगिरी पहाड़ी समूह में स्थित है। यह गुफा 24 जैन तीर्थंकरों की सुंदर नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। ये गुफाएं महामेघवाहन वंश के राजा खारवेल द्वारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाई गई थी। खंडगिरी और उदयगिरी दोनों को मिलाकर कहा जाता है उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं। ठीक है। हाथी गुफा की बात करें तो इसमें राजा खारवेल का शिलालेख अंकित है जो उनके शासन और विजयों का वर्णन करता है। ये गुफाएं जैन धर्म की तपस्या परंपरा को दर्शाती हैं। इसकी वास्तुकला शैली की बात करें, ये आपका रॉक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2019 में कौन सी सुविधा आपको किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड को मैनुअली कॉपी किए बिना पुनः उपयोग करने की अनुमति देती है? पहला आपका ऑप्शन है एनिमेशन पेंटर, दूसरा है स्लाइड मास्टर, तीसरा आपका ऑप्शन है यूज स्लाइड और चौथा है फॉर्मेट पेंटर। तो जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, रीयूज स्लाइड अंडर द होम टैब। ठीक है।
रीयूज स्लाइड विकल्प होम टैब में उपलब्ध होता है। इससे आप किसी अन्य पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से स्लाइड्स इंपोर्ट कर सकते हैं बिना मैन्युअली कॉपी किए। यह सुविधा प्रेजेंटेशन को संयोजित करने या पुरानी स्लाइड्स का पुनः उपयोग करने में उपयोगी है। रीयूज स्लाइड्स पर क्लिक करने पर दाईं ओर पैन खुलता है जहां से दूसरी फाइलें ब्राउज की जा सकती हैं। आप कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का विकल्प चुनकर मूल स्लाइड की डिजाइन भी रख सकते हैं। ठीक है, यह फीचर पावर पॉइंट 2016, 2019 और 2021 और माइक्रोसॉफ्ट 365 सभी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये आपका निकलती है सतपुड़ा की पर्वतमाला से। ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में मुल्ताई मध्य प्रदेश से होता है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई है लगभग 724 किलोमीटर। यह भारत की 3 पंचमुखी नदियों में से एक है। ठीक है, अन्य 2 कौन कौन से हैं? नर्मदा और माही। प्रमुख सहायक नदी इसकी हैं पूर्णा, गिरना और पांजरा। ठीक है, ताप्ती नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है और नदी पर महत्वपूर्ण बांध है। यह है आपका हटनूर डैम और उकाई डैम जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में कुल कितने प्रमुख राग होते हैं? ये आपके होते हैं 72। ठीक है, कर्नाटक संगीत में कुल 72 मुख्य राग होते हैं। ये सभी राग स्वर क्रम पर आधारित होते हैं जिसमें 7 स्वर आते हैं, सारे गामा पधनी। ठीक है, प्रत्येक राग में आरंभिक स्वर, आरोहण और अवरोहण का विशिष्ट क्रम होता है। ठीक है, 72 रागों को 12 चक्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक में 6 राग होते हैं। ये सभी जनक राग कहलाते हैं जिनसे अनेक जन्य राग यानी कि डिराइव्ड राग्स बनते हैं। प्रमुख उदाहरण की बात करें तो जो राग है ये है आपका माया, मालवा गोला, कल्याणी, तोड़ी और शंकर वर्मन। ठीक है, इनकी रचना संरचना की बात करें तो इसमें आता है आपका कृति, वर्णम, अलापन, तानम आदि के रूप में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला आपका ऑप्शन है तकनीकी वस्त्रों की वृद्धि, दूसरा है तकनीकी वस्त्रों के आयात प्रतिस्थापन, तीसरा है पारंपरिक हथकरघा वस्त्रों को बढ़ावा देना और चौथा है फैशन परिधान उद्योग के लिए सब्सिडी प्रदान करना। जो मुख्य उद्देश्य था इस मिशन का ये था आपका तकनीकी वस्त्रों की वृद्धि। ठीक है, तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन, अनुसंधान, नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मुख्य विषय था। इस मिशन को 2020 में लॉन्च किया गया था जो अवधि थी इसका 2020 से लेकर 2024 के बीच। मिशन का उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता बनाना है। तकनीकी वस्त्र की बात करें तो ये वे वस्त्र हैं जो पारंपरिक कपड़ों के लिए नहीं बल्कि औद्योगिक और तकनीकी उपयोग जैसे कि मेडिकल, ऑटोमोबाइल, कृषि, रक्षा आदि के लिए बनाए जाते। इस मिशन के 4 मुख्य घटक हैं। पहला है आपका अनुसंधान, नवाचार और विकास, दूसरा है प्रमोशन और मार्केट डेवलपमेंट, तीसरा है शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास और चौथा है निर्माण और निर्यात प्रोत्साहन। ठीक है, इस मिशन की निगरानी टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने नगरीय स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है शासन के लिए संवैधानिक ढांचा, दूसरा है राज्य नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, तीसरा है राष्ट्रीय कानून बनाने का अधिकार और चौथा है राज्य विधानमंडलों पर नियंत्रण का अधिकार। जो सही जवाब है ये है आपका शासन के लिए संवैधानिक ढांचा। इस संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह संविधान में भाग 9A जोड़ता है जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक शामिल है। यह अधिनियम नगरपालिकाओं को 3 श्रेणियों में निर्धारित करता है यानी कि बांटता है। पहला है आपका नगर पंचायत जो कि संक्रमण क्षेत्र है, दूसरा है नगरपालिका परिषद जो कि छोटे शहर के लिए है और तीसरा है आपका नगर निगम जो कि बड़े शहरों में होता है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना है और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें, जिसमें कुल 18 विषय जैसे कि शहरी नियोजन, स्वच्छता, जल आपूर्ति, परिवहन आदि दिए गए हैं। इससे पहले ग्रामीण निकायों को सशक्त करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, इसके तहत पंचायती राज को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किन अधिकारियों से परामर्श करना आवश्यक है? पहला आपका ऑप्शन है राज्य विधानमंडल के सदस्य, दूसरा है केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल, तीसरा है स्थानीय जिला, चौथा है राज्यपाल। तो जो ही सही जवाब है ये है आपका राज्यपाल।
अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को परामर्श लेना होता है। पहला आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश से, दूसरा संबंधित राज्य के राज्यपाल से और तीसरा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी सीमा आयु आपका 62 वर्ष होती है और इनकी योग्यताएं क्या होती हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक अधिकारी या वकील के रूप में कार्य किया हो। ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को कोलोजियम प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाता है। कोलोजियम में सीजेआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अधिक संभावना से एमएस एक्सेल सूत्र में एच रेफ एक्सक्लेमेटरी मार्क त्रुटि उत्पन्न करेगी? पहला है आपका ऑप्शन किसी सेल में किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने का प्रयास करना। दूसरा है ऐसा सूत्र दर्ज करना जो एक्सेल की अधिकतम लंबाई सीमा से अधिक हो। तीसरा है उस पंक्ति या स्तंभ को हटाना जिसमें किसी अन्य कट के सूत्र द्वारा संदर्भित सेल शामिल हो। और चौथा है गणितीय क्रिया में किसी टेक्स्ट वाले सेल का संदर्भ देना। जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ये त्रुटि एमएस एक्सेल में तब शो करती है जब आप उस पंक्ति या स्तंभ को हटाना जिसमें किसी अंकट के सूत्र द्वारा संदर्भित सेल शामिल हो, तब ये आपका शो करता है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो आमतौर पर यह त्रुटि तब आती है जब किसी ऐसे रो या फिर कॉलम को डिलीट कर दिया गया हो जिसे सूत्र में उपयोग किया गया था। ठीक है। किसी अन्य वर्कशीट का लिंक टूट गया हो। उदाहरण के तौर पर अगर कोई फार्मूला है A1 + B1 और आप कॉलम बी को डिलीट कर देते हैं तो फार्मूला में दिखेगा ये वाला आपको एरर। ठीक है। यह त्रुटि को ठीक करने के लिए फार्मूला में सही सेल रेफरेंस पुनः डालना होता है। अदर एरर्स की बात करें तो आपका जो ये एरर शो करता है ये जब तक शो करता है जब संख्या को शून्य से विभाजित किया जाए। वैल्यू एरर शो करता है जब टेक्स्ट को किसी की तरह प्रयोग किया जाए। और नेम एरर शो करता है जब कोई अपरिचित फंक्शन नाम दिया गया हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण के स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकारों को प्रदर्शित करता है? तो ये आपका प्रदर्शित करता है यूग्लिना। ठीक है। यूग्लिना एक कोषीय यानी कि यूनिसेलुलर जीव है जो प्रोटिस्टा जगत यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। यह जीव स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक और परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफिक दोनों प्रकार का पोषण प्रदर्शित करता है। प्रकाश में यह फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाता है जो कि ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत आता है। और अंधेरे में यह बाहरी कार्बन पदार्थों का सेवन करता है जो कि आपका हेटेरोट्रॉफिक के अंदर आता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जिससे यह हरा दिखाई देता है। इसमें एक फ्लैजेलम होता है जिससे यह गति करता है। ठीक है। यूग्लिना में आई स्पॉट यानी कि स्टिग्मा होता है जो प्रकाश की दिशा पहचानने में मदद करता है। इसे अक्सर प्लांट एनिमल इंटरमीडिएट यानी कि पादप प्रणाली मध्यवर्ती जीव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्थान का वायु स्टेशन आईएनएस बाज कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप में। ठीक है। आईएनएस बाज भारतीय नौसेना का सबसे दक्षिणी वायु स्टेशन है। यह कैंपबेल बे ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसकी स्थापना 31 जुलाई 2012 को की गई थी। इसका संचालन अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा किया जाता है जो भारत का एकमात्र त्रिसेवाएं कमांड है। ठीक है। यह मलक्का जलडमरू मध्य की निगरानी के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निगरानी के लिए उपयोगित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र में भी सुधार किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी पहल कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने का लक्ष्य रखती है? पहला आपका ऑप्शन है पीएम किसान, दूसरा है किसान क्रेडिट कार्ड, तीसरा आपका ऑप्शन है एपीएमसी अधिनियम और चौथा है ई नाम। जो सही जवाब है ये है आपका ई नाम। ठीक है। ई नाम का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। यह कृषि मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि उपज बाजार समितियों को जोड़ना है। इससे किसानों को अपने उत्पादों के लिए पारदर्शी मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। भारत में 1000 से अधिक मंडियां ई नाम से जुड़ी हुई हैं। यह एक राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने का कदम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में दिल्ली जैसे शहरों में अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण डैश होती है? पहला आपका ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, दूसरा है भूमि की कीमतों में कमी, तीसरा है पर्यावरण पर दबाव और चौथा है विद्यालय नामांकन में कमी। तो जो सही जवाब है ये है आपका पर्यावरण पर दबाव। ठीक है।
अधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई में प्रदूषण, यातायात जाम, कचरा प्रबंधन और जल की कमी जैसे समस्याएं बढ़ती हैं। इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब होती है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होती है। अधिक जनसंख्या के कारण भूमि का अत्यधिक उपयोग, पेड़ों की कटाई और जैव विविधता में कमी होती है। यह स्थिति शहरी असंतुलन और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड दस्तावेज पर वाटरमार्क लगाते समय निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग प्रत्येक पृष्ठ पर उसके स्थान और आकार पर सबसे कम नियंत्रण प्रदान करती है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है कस्टम चित्र वाटरमार्क सम्मिलित करना है और उसका स्केल तथा वॉशआउट सेटिंग समायोजित करना है। दूसरा है आपका किसी ग्राफिक को हेडर या फुटर के रूप में सम्मिलित करना और उसे टेक्स्ट के पीछे रखना। तीसरा है विशिष्ट लेआउट विकल्पों के साथ एक कस्टम टेक्स्ट वाटरमार्क सम्मिलित करना। तीसरा है वाटरमार्क गैलरी से पूर्व निर्धारित टेम्पलेट का उपयोग करना। तो जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वाटरमार्क गैलरी से पूर्व निर्धारित टेम्पलेट का उपयोग करना। वाटरमार्क एक हल्की छवि या टेक्स्ट होती है जो दस्तावेज के पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड में दिखाई देती है। इसका उपयोग दस्तावेज की स्थिति बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल, ड्राफ्ट, अर्जेंट आदि। जब हम प्री डिफाइंड वाटरमार्क टेम्पलेट का उपयोग करते हैं तो वर्ड स्वतः स्थिति और आकार तय करता है, उपयोगकर्ता को नियंत्रण नहीं मिलता है। ठीक है। कस्टम वाटरमार्क की बात करें टेक्स्ट या इमेज के रूप में, तो हम स्थिति, आकार और पारदर्शिता को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। यह सुविधा डिजाइन टैब में जाकर वाटरमार्क विकल्प में मिलती है। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। बैंकिंग क्षेत्र में किया गया एक प्रमुख सुधार कौन सा था? पहला आपका ऑप्शन है कि ब्याज दरों का विनियम समाप्त करना। दूसरा आपका ऑप्शन है ब्याज दरों को स्थिर करना। तीसरा है एसएलआर में वृद्धि करना और चौथा है सभी निजी बैंकों को समाप्त करना। तो जो ये सुधार था ये था आपका ब्याज दरों का विनियमन समाप्त करना। ठीक है। 1991 के आर्थिक सुधार यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद बैंकिंग क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। आरबीआई ने ब्याज दरों को मुक्त किया ताकि बैंक अपनी ब्याज दरें स्वयं तय कर सकें। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलने लगी। नरसिम्हन कमेटी जो थी आपका वर्ष 1991 में इसकी सिफारिशों के आधार पर यह सुधार किया गया था। ठीक है। और इस सुधार के किस सरकार के टाइम किया गया था? तो ये आपका किया गया था पीवी नरसिम्हा राव के टाइम। और इस टाइम वित्त मंत्री जो थे ये थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। अन्य सुधारों की बात करें तो एक है आपका एनपीएच जो कि अविकसित ऋणों पर नियंत्रण करना है। दूसरा है आपका प्राइवेट बैंक को फिर से अनुमति। तीसरा है आपका प्रूडेंशियल नॉर्म्स की शुरुआत और चौथा है कैपिटल एडोकेसी रेशियो यानी कि सीएआर लागू किया गया। तो ये था आज के हमारे सेट का 40 क्वेश्चन। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग कंटेंट इस चैनल पर आए वे सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।